प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर दो विषयों पर बात करने वाले हैं। एक विषय शुद्ध सियासी और दूसरा विषय काफी संवेदनशील है। पहला विषय जो सियासी है वो भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई के संदर्भ में, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, अडानी बनाम विपक्ष के संदर्भ में है। दूसरा जो विषय है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने पिछले दिनों एक जनहित के नाम पर बिल लेकर आया है जिसके अंतर्गत राइट टू हेल्थ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हर व्यक्ति को चिकित्सा के अधिकार के साथ जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। राज्य के चिकित्सक इस योजना को लेकर, इस प्रावधान को लेकर काफी नाराज है। हड़ताल का दौर चल रहा है और वो हड़ताल अब राष्ट्रीय स्तर पर करने की तैयारी हो रही है, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले सियासी विषय के संदर्भ में, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अपने दिए हुए बयान के चलते पहले अदालत से दोषी ठहराए गए और उसके एवज में अपनी संस्था गंवा चुके हैं। अब कोशिश उन्हें उनके मकान से बेदखल करने की भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सियासत इस मामले को यहीं पर नहीं रहने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर कहना यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इन दोनों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर दरअसल पिछड़ों को अपमानित किया, लांछित किया, और ये कांग्रेस की मानसिकता रही है या बाकी लोगों को अपने से कमतर या छोटा आंकते हैं, चाहे वो पिछड़ों के संदर्भ में हो या आदिवासियों के संदर्भ में हो। जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था तब भी कांग्रेस के नेताओं ने ऐसी ही घटिया प्रतिक्रिया दी थी, और पिछड़ों के संदर्भ में राहुल गांधी की जो टिप्पणी है वो तो बेहद आपत्तिजनक है और कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को इस पर माफी मांगनी चाहिए। इस मुहिम को बल देने के लिए आज स्मृति ईरानी पत्रकारों के सामने आई और उन्होंने तमाम बातें कही। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाजपा मुद्दे से मामला भटकाने का प्रयास कर रही है। दरअसल सारा बवंडर इस बात को लेकर है कि अडानी को कैसे बचाया जाए, और अडानी को बचाने की खातिर ओबीसी को भी अब मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस देश की सियासत में ओबीसी एक महत्वपूर्ण कारक है। ओबीसी के संदर्भ में एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाने लगा है और इस वोट बैंक को अपने कब्जे में रखने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और नरेंद्र मोदी का अपमान ओबीसी समुदाय का अपमान है, इस तरीके से प्रस्तुत करने की चेष्टा है। इसी पर हम बात करेंगे। पहले चरण में तीन खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस विषय पर कुछ चर्चा करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस का दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे अपने दरवाजे की सीढ़ियां मैली हैं तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी हुई गंदगी का उल्हाना मत दो। अब कन्फ्यूशियस ने ये जो बात कही थी वो देश के तमाम राजनीतिक दलों पर बड़ी मुफीद है। सारे दलों के संदर्भ में वास्तविकता सभी को पता है, पर फिर भी तेरा ऐसा मेरा ऐसा इस तरीके की बात चलती रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नारायण चंदेल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, वह हमारे साथ चर्चा के लिए खासतौर पर मौजूद है। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी का कद्दावर चेहरा, मध्य प्रदेश से हैं, विचारवान राजनीतिज्ञ हैं, खरी बात बोलते हैं, तथ्यों के साथ बोलने के लिए ख्यात हैं। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम नारायण चंदेल जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बयान सुनेंगे, एक राहुल गांधी का और दूसरा उनकी चिर प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी का। एक बार सुनिए। यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है, क्या ये पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार
ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। ये बात और है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के दलित नेता से अपने चप्पल उठाते हुए दिखाई दिए और अब उनका झूठ सर चढ़कर बोल रहा है। तो कुल मिला के सामने है, मसला राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी तक सीमित नहीं रहने देना है। तो नारायण चंदेल जी से ही हम सीधे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बयान जो राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी को लेकर दिया, इसमें पिछड़े कहां से आ गए नारायण जी, जिसे पिछड़े समुदाय के अपमान के तौर पर बता दिया? क्योंकि मोदी जो सरनेम है वो केवल पिछड़ों का होता है ऐसा तो नहीं है। व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग भी मोदी सरनेम के साथ में होते हैं जो वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो आप पिछड़ों तक ही क्यों रह रहे हैं? राहुल गांधी ने अपमान किया, पिछड़ों का भी किया और वैश्य वर्ग का भी किया है, यहां तक बात क्यों नहीं जा रही? थोड़ा इसी के साथ शुरू करते हैं। जी नारायण जी। जी हिमांशु जी, आप सभी को नमस्कार जी। मैंने भी देखा कि 13 अप्रैल 2019 को कोलार कर्नाटक की सभा में जी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ओबीसी को टारगेट करते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जी। और जिस ढंग से उन्होंने बातचीत की, ये राजनीति के मर्यादा के विपरीत। जी। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कांग्रेस के और एक बड़े खानदान से, एक बड़े राजनीतिक खानदान से उनका नाता है। जी। राहुल जी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी जिस प्रकार से उन्होंने अपशब्दों का और अमर्यादित टिप्पणी की। और रही बात आज जो देश के अंदर में हो रहा है कांग्रेस जनों के द्वारा, जी, इस टिप्पणी को लेकर के मानहानि का दावा हमारे गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का दावा किया था, केस दर्ज किया था। सूरत के सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को 2023 को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा उन्हें सुनाई। ये तो मामला विशुद्ध रूप से न्यायालय का है जी। और न्यायालय के निर्णय को अपने आप को जो सबसे पुराना दल कहती है जी, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और वो हर समय कहती है कि हमको कानून का पालन करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी के मामले में कांग्रेस जनों को क्या हो गया है? पूरे देश में अशांति का वातावरण निर्मित कर रहे हैं, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर को स्वयं बिगाड़ रहे हैं। और अगर सेशन कोर्ट से अगर उनको सजा मिली है तो ऊपर के अदालतों में उनको अपील करना चाहिए, उस प्रक्रिया में जाना चाहिए। और हमारा तो सीधा मानना है कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करके पूरे देश के ओबीसी समाज का घोर अपमान किया। चंदेल जी, एक सवाल मामूली सा आपसे पूछ लेता हूं। ये प्रधानमंत्री का अपमान और प्रधानमंत्री के अपमान के माध्यम से देश के पूरे पिछड़ा वर्ग समाज का अपमान, इसका बोध भाजपा को 4 साल बाद क्यों हो रहा है? भाषण दिया 2019 में और आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ, आपका दुख, आपका दर्द 2023 में प्रकट हो रहा है। इस 4 साल तक इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस दुख को दबाए कैसे हुए थे आप? इसमें दबाने, लुकाने या छुपाने का मामला नहीं जी। मामला यह है कि जिस प्रकार के अमर्यादित टिप्पणी इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष और थे एक उस बार समय। नहीं किया, एक बार नहीं किया, अनेकों बार, जी। अनेकों बार अपने भाषणों में
वो अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। राफेल के मामले में उन्होंने माफी मांगी थी। जी। अभी एक नहीं, 4 मानहानि के केस उनके ऊपर लंबित है न्यायालय में। जी। तो उन्हीं के ऊपर ऐसा क्यों होता है, बाकी राजनेताओं के ऊपर क्यों नहीं होता? जी। जिसमें और भी बाकी राजनेता हैं, वह भी जनसभा लेते हैं, वह भी प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन राजनीति में हल्के शब्दों का प्रयोग यह नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी जी की इस टिप्पणी से निश्चित रूप से हमारा पूरा ओबीसी समाज आहत है और आने वाले समय में चुनाव में पूरा ओबीसी समाज देश का इसका जरूर बदला लेगा। तो नारायण चंदेल जो स्वयं पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, उनका कहना है कि 4 साल पर बात मत करो। कुल मिलाकर यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया है और इससे पूरा पिछड़ा वर्ग देश भर का आहत है और इसका खामियाजा कांग्रेस को 2024 के चुनाव में भुगतना होगा। चौधरी राकेश सिंह जी चुनाव लड़ने से इंकार तो नहीं कर देंगे? ऐसा वातावरण बन रहा है देश में आपके नेता और आपकी पार्टी के खिलाफ। इस देश में बहुत बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग की है। उस पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का अपमान करने के अलावा आप लोगों को कोई काम धंधा है नहीं, ऐसा भाजपा का हर नेता इस समय देश को बता रहा है। घर पे ही अंदर ही तो रहने का इरादा नहीं आपका, या कुछ और सोच रहे हैं? डॉक्टर साहब, मूल विषय ये है जी कि हिंदुस्तान के आम आवाम का पैसा लेके जो चोर लोग भाग गए जी, अब वो मुझे नहीं मालूम किस बिरादरी के हैं जी, लेकिन मेहुल भाई, जिसको भारत का प्रधानमंत्री मेहुल भाई कहता है, जी, अमित मोदी, ललित मोदी, जी, ये हजारों लाखों करोड़ रुपए लेके गरीब जनता का भाग गए। तो हम चोरों पे बात कर रहे हैं, हम उन लोगों पे बात कर रहे हैं जो गरीब आवाम का पैसा लेके चले गए। जी, तो मानहानि तो डॉक्टर हिमांशु साहब, मैं वकील भी रहा हूं, जी, उससे बड़ी मानहानि क्या हो सकती है कि एक नेता ने ये कहा कि मैं हिंदुस्तान के लोगों को एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए स्विट्जरलैंड से लाके दूंगा जी, और बाद में वो पैसे लाके नहीं दिए। जी, 130 करोड़ जनता के साथ अपमान किया, उनका उपहास किया, ये सबसे बड़ी अवमानना। जी, और जहां तक मैं इनको और सुन रहा हूं, ये स्मृति ईरानी जी वगैरह, ये वही महिला है जी, जिसने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट की। जी, अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए कि आपकी जो कार्य पद्धति है। जी, मुद्दा मूल रूप से डॉक्टर साहब ये है कि भारत के प्रधानमंत्री खौफजदा हैं, जी, है जी, और उनको मालूम है कि अडानी उनकी एक कमजोर नस है जी, और अडानी पर कोई वार ना करे। तो हम चाहे जात पे उतर आए, चाहे धर्म पे उतर आए, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे भारत की 130 करोड़ जनता को, ना विपक्ष को, कि चोरों के बारे में बात नहीं करिए। अडानी कैसे पैसे वाला हो गया? एक जब आप मुख्यमंत्री बने तब उसको आपने कांडला पोर्ट दिया था और 10-12 वर्षों में ये आदमी इतना धनाढ़ हो गया। तो आपको जवाब देना चाहिए भाई, आप रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं जी। और आप किस बिरादरी के, इससे कोई लेना देना नहीं। चौधरी राकेश जी, मैं विनम्रता पूर्वक बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं आपसे। आप अडानी अडानी करते रह रहे हैं। भाजपा आपको पिछड़ा वर्ग विरोधी और दलित वर्ग विरोधी, आदिवासी वर्ग विरोधी के तौर पर स्थापित करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। कुछ तो इस संदर्भ में कहिए। जो ये पिछड़ा वर्ग के विरोध की मानसिकता आपकी है, द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने के संदर्भ में उदाहरण दिया जा रहा है, इसके संदर्भ में कुछ तो प्रतिकार में कहिए, या इस विषय पर आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है? दिलचस्पी है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है जी, वो मुख्य मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता है, जी, तो उसका पूरा धब्बा लगा हुआ है शरीर। जी, मैं बात कर रहा हूँ देश की, जी, मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चोरों की और उनकी वकालत। अरे चोरों चोर 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 बोलते हुए राकेश चौधरी जी, आपका सबसे बड़ा नेता जेल जाने की नौबत में आ गया, अपनी लोकसभा की सत्ता खो दिया। आज 1 हफ्ता होने के समय आ रहा है, अपील तक आप कर नहीं रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं भाई कि कानूनी दृष्टि से अगर ये फैसला सही नहीं है तो अदालत क्यों नहीं जाते? इनके जवाब आप नहीं दे रहे, वापस आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा के जाल में आप फंसते जा रहे हैं, भाजपा की सियासत में आप उलझते जा रहे हैं और कुल मिलाकर राह आपको सूझ नहीं रही है?
सूझ रही है और भारत का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो डरा हुआ है। एक छोटे से नेता के खिलाफ इतनी जल्दी निर्णय करना और इस बिलो द बेल्ट बात करना, बिलो द बेल्ट निर्णय लेना एक कमजोर मानसिकता के प्रतीक है। मैं तो असम्मित हो गया आपकी बात से। आपने कहा एक छोटे से नेता के खिलाफ। हम तो राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता मानते थे, चौधरी राकेश सिंह जी। आपने बताया एक छोटा सा नेता। मान रहा हूं कि जिससे नरेंद्र मोदी परेशान है, उसको कोई दूसरा काम नहीं है देश में। तो वैसे शाम तक भाजपा राहुल गांधी के लिए परेशान है, उनका घर खाली कराना चाहती है जी। तो ये जो डर है, जो भय है, ये नरेंद्र मोदी का साफ दिख रहा है, बीजेपी का साफ दिख रहा है। तो चौधरी राकेश सिंह जी को लगता है कि ये बीजेपी का डर है, नरेंद्र मोदी खौफजदा है। भाजपा बता रही है कि कांग्रेस ओबीसी के विरोध में ही रहती है। जाऊं कहां मैं रमेश शर्मा जी के अलावा? रमेश जी क्या देख रहे हैं? उलझ रही है देश की सियासत। मूल मुद्दे पर बात करने के स्थान पर देश के दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कहीं और जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मोटे तौर पर एक राजनीतिक गरिमा और एक राजनीतिक रणनीति, मैं समझता हूं दोनों दल इस समय राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोई किसी से मुझे डरा हुआ नहीं लग रहा। ना तो मुझे कांग्रेस मोदी जी से डरी लग रही है, ना मोदी जी कांग्रेस से डरे हुए लग रहे हैं। दोनों दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम राजनीतिक गरिमा की बात करें तो राजनीतिक गरिमा में हमेशा शब्दावली और आपका उच्चारण वाक्य शिष्टाचार पूर्ण होना चाहिए। लेकिन अब आप यहां देखें, आप 2016 के पहले के राहुल गांधी जी को देखें और 2016 के बाद को देखें, कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति है कि आज राहुल जी का नाम मोदी जी के बराबर आकर के खड़ा हुआ है। ये उनकी रणनीति है। ठीक उसी प्रकार इस मुद्दे को कांग्रेस आगे बढ़ाकर के बराबर ये कोशिश करेगी कि 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं राहुल जी का चेहरा मोदी जी के चेहरे के बराबर हो। दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति ये है कि वो इस मुद्दे को ओबीसी से जोड़ करके या राहुल जी की अपरिपक्वता से जोड़ करके कहीं ना कहीं उनको छोटा साबित करके 2024 में आकर के फिर से वो अपनी सरकार को ले सकें। तो दोनों लोग अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब ये कहा नहीं जा सकता कि भविष्य में आने वाले समय में कौन ज्यादा अच्छे से सक्सेस होगा। उसका कारण यह है कि जो भी राजनीतिक दल अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर देगा जनता के सामने, यदि भाजपा ये साबित कर पाई कि राहुल गांधी जी ने अपरिपक्व बात की है और 3-4 लोगों के बहाने से पूरी मोदी समाज को उन्होंने लांछित कर दिया है, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बार रोकना चाहूंगा रमेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि तकरीबन 137-38 साल का इतिहास है कांग्रेस का। क्या भाजपा का यह प्रयास लोगों के गले उतर जाएगा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी है, दलित विरोधी है, राहुल गांधी पिछड़ा वर्ग विरोधी है? क्या आपको लगता है कि देश की सियासत में सक्रिय कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति देश में बहुसंख्यक स्थिति में मौजूद इस समाज के खिलाफ सोच रखते हुए स्थापित रह सकता है राष्ट्रीय स्तर पर? एक क्षेत्र विशेष की बात अलग है। क्या आपको लग रहा है कि एक सटीक रणनीति चल रही है? देखिए, मोटे तौर पर इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर चूंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, एक राजनीतिक दल कहने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार वो सफल होता है और कई बार सफल नहीं होता है। ऐसे हमने बहुत सारी चीजों में देखे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको 1980 के चुनाव का देता हूं। 1980 के लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी ने पूरा ये प्रचार किया था कि अगर कांग्रेस दोबारा आ गई जैसा 77 में किया था तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इंदिरा जी ने आपातकाल की गलतियों के लिए माफी मांगी और उन्होंने जनता पार्टी के जो व्यक्तिगत वैमनस्य को जिस तरीके से प्रस्तुत किया, वो जनता में वो सफल रही और 1980 में उनको लाभ मिला। तो कई बार कौन से मुद्दे पर राजनीतिक दल जनता में जाता है और उसका रिएक्शन क्या होता है, तो भाजपा कोशिश यही कर रही है। अब वो कितनी सफल होती है, कितनी नहीं होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। रमेश जी का कहना है। एक बार फिर मैं नारायण चंदेल जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे ठहराओगे आप कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग विरोधी? देश भर में कांग्रेस के कुल 3 मुख्यमंत्री, उनमें से 2 पिछड़े वर्ग से। जिस राज्य में आप बैठे हैं उस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल हैं। अशोक गहलोत सीना ठोक के कह रहे हैं, किसको बता रहे हो आप पिछड़ा वर्ग विरोधी? 3 बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया है।
दलित के संदर्भ में अगर आप बात करोगे तो दलित तो कांग्रेस का इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपको नहीं लगता है कहीं कुछ ज्यादा उम्मीद के साथ में पिछड़े वर्ग विरोधी के तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस को बताने की कोशिश हो रही है, सिरे चढ़ जाएगी? हिमांशु जी, मैं अभी हमारे दोनों सम्मानित लोगों की बातचीत सुन रहा। राकेश जी हमारे पुराने साथी मध्य प्रदेश में हैं जी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं। अरे हमने तो पिछड़े वर्ग से देश का प्रधानमंत्री दिया है जी, और आदिवासी समाज से हमने देश का राष्ट्रपति दिया है। जब आदिवासी समाज से हमने राष्ट्रपति बनाया उस समय भी कांग्रेस के नेताओं ने बहुत ही हल्के ढंग से टिप्पणी की महामहिम राष्ट्रपति महोदय के ऊपर में। तो ये जो नैतिक गिरावट है जी, ये जो वैचारिक गिरावट है यह उचित नहीं है। और कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ में मर्यादा के साथ में कोई बातचीत होनी चाहिए, यह प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उचित नहीं। ये नजीर बनती इस देश में राजनीति के क्षेत्र में। ये इस बात का स्पष्ट सबूत है कि अब देश के अंदर में कांग्रेस जो पार्टी है जी, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसकी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं बची जी। वहां पर सिर्फ व्यक्ति पूजा होती। और आज इस देश के अंदर में जो कुछ भी चल रहा है, देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कानून का अपमान किया जा रहा है, संविधान की अवहेलना की जा रही है, यह एक सोची समझी चाल है। जी, संविधान का सम्मान क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्या किया? इसमें तो कोर्ट का निर्णय है, जी, न्यायालय का निर्णय है। तो न्यायालय के निर्णय का आपको सम्मान करना चाहिए। तो नारायण चंदेल जी की 2 ही बातें, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी का जो अपमान किया है वो पूरे पिछड़े वर्ग का अपमान है, और दूसरा इस बात को लेकर उन्हें बड़ी उलझन है। फैसला अदालत ने दिया है, कांग्रेस विरोध सड़कों पे कर रही है, अदालत में नहीं कर रही है। पर मैं चौधरी राकेश सिंह वापस आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के अपमान के संदर्भ में दोषी ठहराए गए राहुल गांधी के कृत्य को पूरे देश के पिछड़ा वर्ग समुदाय के अपमान के तौर पर स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। क्या कांग्रेस का सड़क पर विरोध इसका प्रतिकार कर देगा, या इसके संदर्भ में कोई नई रणनीति बनाकर कांग्रेस को काम करने की जरूरत है? ऐसा तो नहीं मोदी के विरोध में निरंतर सक्रिय रहते हैं, वाकई एक पिछड़ा वर्ग विरोधी नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे? देखिए, कांग्रेस की साफ आइडियोलॉजी है जी कि हमारे लिए सभी धर्म और सभी जातियां बराबर हैं, सबका सम्मान करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी है जिसने आर वेंकटरमन को राष्ट्रपति बनाया, तमाम ऐसे लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचाया है। अब मूल बात ये आ रही है कि एक ऐसे व्यक्ति से आप खौफजदा हैं, आप इस स्तर पर उतर आए हैं कि आप जाति की बात करने लगे जी। आपको ये नहीं दिख रहा है, आप कह रहे हैं अपरिपक्व व्यक्ति। मैं बड़ा आश्चर्यजनक हूँ कि डिबेट में बैठ के कोई ये कहे कि राहुल गांधी अपरिपक्व है। भाई, राहुल गांधी की वजह से परेशान हो आप, आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? आप जवाब क्यों नहीं देते मेहुल चोकसी के बारे में? आप क्यों नहीं जवाब देना चाहते कि देश का पैसा कहाँ चला गया? ये आप क्यों नहीं कहना चाहते कि अडानी जो 2010 में मध्य प्रदेश में दलाली में 20 करोड़ रुपए लेके गया बिजली में शिवराज सिंह से, वो इतनी जल्दी पैसे वाला कैसे बन गया? मैंने हाउस में कहा हिमांशु जी, शिवराज सिंह मौजूद थे, कि तुमने जो आदमी 1 यूनिट बिजली नहीं खरीदता, ना बनाता है, ना बेचता है, आपने अडानी को 20 करोड़ रुपए दे दिए दलाली के। ये मैं रमेश शर्मा जी से कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड उठा के देख लें। 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं करते थे अडानी जी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने बीजेपी और आरएसएस के दबाव में उसको 20 करोड़ रुपए दे दिए 2010 में और 2009 में। आप क्या कहना चाहते हो? आप इन सारी बेईमानी को, सारे पैसे को, सारे ऐसे लोगों को जो देश का पैसा ले गए, आप उनकी वकालत जांच से करना चाहते हो? आप इतने घटिया दर्जे पर उतरना चाहते हो? आप जवाब दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक ऐसा व्यक्ति पहली बार आरएसएस पे चोट करने वाला पैदा हुआ है, इसलिए बौखलाहट है, इसलिए परेशानी है। आरएसएस के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। पहली बार राहुल गांधी
आरएसएस को फ्रंट में खड़ा करके बात करते हैं। वो करना चाहिए। देश को गुमराह करने का काम, देश की आजादी का काम। आरएसएस कहां चली गई थी 1925 से लेकर 47 तक? कौन से शहर में इन्होंने नारे लगाए? कौन से शहर में? आज भी अंग्रेजों के खिलाफ कहीं भ्रमित हो जाएंगे। मैं फिर एक आखिरी टिप्पणी लूंगा, मेरे पास समय सीमित है राकेश जी। पिछड़ा वर्ग विरोधी के तौर पर कांग्रेस को प्रस्तुत करने की कोशिश, राहुल गांधी को प्रस्तुत करने की कोशिश, कांग्रेस इसका प्रतिकार कैसे करेगी? सीधा सवाल इतना है। इसके उत्तर में कुछ है आपके पास कहना? नहीं, ये कोई विषय नहीं है। विषय वहां से शुरू हुआ है कि मेहुल चोकसी कौन थे, ये धन कहां लेके गए और अडानी पे इतना पैसा कहां से आया, इस बात का जवाब दीजिए। मैं ये नहीं जानता हूं कि किसने अपनी पत्नी छोड़ दी, किस बिरादरी का है, कौन चाय वाला है, कौन पान वाला है। मैं भारत की जनता के प्रतिनिधित्व की बात करता हूं। तो जो भ्रष्ट लोग हैं उनके बारे में बात करिए, अडानी के बारे में बात करिए, बताइए देश को कि आपके क्या रिलेशन है, वो पैसा कहां गया है। तो चौधरी राकेश सिंह जी की बात और नारायण चंदेल जी की बात रमेश शर्मा जी आपने सुनी। चौधरी राकेश सिंह जी कांग्रेस की उस रणनीति के तहत लगातार बोल रहे हैं जिसमें अडानी के मुद्दे को देश में एक भ्रष्टाचार के प्रतीक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश है और उसके साथ वर्तमान केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी को जोड़े रखने की कोशिश है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिद्वंदी रणनीति है जिसके तहत कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग विरोधी पार्टी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश है। क्या देख पा रहे हैं आप इसके अंतर्गत? देखिए, मोटिव जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि दोनों की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ना तो ये मुद्दा भाजपा का बहुत ज्यादा समाज पर प्रभाव डालेगा और ना कांग्रेस जिस तरह से प्रतिकार कर रही है वो उस मुद्दे पर प्रभाव डालेगा। कहीं ना कहीं इस बार जो मुद्दा होगा वो बहुत अलग प्रकार के 2024 में मुद्दे होंगे। ये मीडिया में सुर्खी लेने के लिए, बयान देने के लिए दोनों का, भाजपा का और कांग्रेस दोनों का डिबेट में के हिस्से बन सकते हैं, लेकिन आम मतदाता पर ये दोनों पार्टियों की बात ज्यादा असर करेगी, इसमें मुझे संदेह है। तो रमेश जी ने सीधे तौर पर कह दिया 2024 के संदर्भ में दोनों ही पार्टियां गलत रास्ते पर हैं। दोनों ही जिस विषय को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं उन्हें नहीं लगता कि ये मुद्दा जनता के स्तर पर कोई बहुत स्वीकार्य रहने वाला है। पर राजनीतिक दलों का है काम करना, वो काम कर रहे हैं, विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया में सुर्खियां भी बन रही हैं, लेकिन सुर्खियों के बीच में मौजूदा सवाल केवल इतना नहीं है कि सत्ता की दृष्टि से यह रास्ता सफल रहेगा या नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राजनीति में जिस गंभीरता और मर्यादा की अपेक्षा रखी जाती है वो कहीं रहेगी या नहीं रहेगी, या सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए राय को पहाड़ बनाकर प्रस्तुत करने की ये कवायद हमारे देश में चलती रहेगी। सवाल महत्वपूर्ण है, उत्तर आना चाहिए। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राजस्थान से उठ रही लपट कहीं दवा नल ना बन जाए, इस पर बात करेंगे। राइट टू हेल्थ जैसी पहल राजस्थान में हुई है, पर वो पहल एक वर्ग को भा क्यों नहीं रही है, इस पर बात करेंगे। नहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।